आयशा, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, संतोष ने कहा। उल्लू की और तेज तेज रोने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। आई थिंक हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए कि आवाज कहां से आ रही है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन ठीक कह रहा है, हमें बाहर निकलकर देखना चाहिए, रुद्र ने कहा। नहीं बेटा, रहने दो, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर कुछ हो गया तो, आयशा ने डरते हुए कहा। कुछ नहीं होगा चाची, आप बेवजह डर रही हैं। हम लोग कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे, बाहर निकलकर तो देखना ही होगा ना कि आवाज कहां से आ रही है। और वैसे भी जो पहले से हो रहा है वो कम बुरा है क्या, जो अब और बुरा होने वाला है, रुद्र ने कहा। बात तो तुम्हारी सही है रुद्र बेटा, चलो चलकर देखते हैं बाहर, संतोष ने कहा। सभी लोग बाहर जाने लगते हैं। उल्लू के रोने की अभी भी आवाज आ रही थी, लू 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 लू। घर के बाहर बहुत अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यार ये उल्लू की रोने की आवाज सुनाई तो दे रही है, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, पीयूष ने कहा। पता नहीं यार, कहां से आवाज आ रही है, समीर ने कहा। यार वो देखो छत के ऊपर, अर्जुन ने छत के ऊपर इशारा करते हुए कहा। छत के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था जो जोर जोर से रो रहा था। ये उल्लू कहां से आ गया यार इतनी रात में, अनन्या ने कहा। शायद पीछे जंगल है, वहीं से आ गया हो, अपनी फैमिली से बिछड़ गया होगा इसलिए रो रहा है, समीर ने कहा। नहीं बेटा, ये अपनी फैमिली से नहीं बिछड़ा है, बल्कि मैं चेतावनी देने आया है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, यह मैं संकेत देने आया है, आयशा ने कहा। रुद्र उस उल्लू की आंखों में देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो उल्लू रुद्र को घूर रहा हो। उस उल्लू की लाल लाल आंखें थीं। जब सभी लोग उस उल्लू को घूर घूर के देखने लग जाते हैं तो वो उल्लू रोना बंद कर देता है और वहां से उड़ जाता है। चलो बेटा, अब हमें घर के अंदर जाना चाहिए, उल्लू भी चला गया है, संतोष ने कहा। हाँ पापा, स्वाति ने घर के अंदर जाते हुए कहा। सभी लोग घर के अंदर वापस चले जाते हैं। रात के 9 बज रहे थे। महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। डाइनिंग पर छोले की सब्जी, पुलाव, दाल फ्राई, रोटी, मेथी की पूड़ी कटोरियों में रखी हुई थी। तन्वी और लालू मिलकर खाना सर्व कर रहे थे। वाह तन्वी बेटा, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया खाकर, महेंद्र सिंह ने खाना खाते हुए कहा। थैंक यू पापा जी, तन्वी ने कहा। तभी तन्वी देखती है कि ठकुराइन की प्लेट में से मेथी की पूड़ियां खत्म हो गई थी। माँ जी, आपके लिए और पूड़ियां लाऊं, तन्वी ने कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, बस हो गया मेरा खाना तो। क्यों, क्या हुआ माँ जी, आपको खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं बेटा, खाना तो बहुत टेस्टी था, पर मेरा एक ही दिन में मोटे होने का इरादा नहीं है, ठकुराइन ने हंसते हंसते हुए कहा। माँ खा लो, आपको नहीं पता, तन्वी के हाथों से कभी कभी अच्छा खाना बनता है, कुलदीप ने खाना खाते हुए कहा। अच्छा, कुछ भी मत बोलिए आप, तन्वी ने कहा। महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन ने खाना खा लिया है। कुलदीप अपनी सीट से उठकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। ठाकुर साहब भी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तन्वी सभी के खाने के झूठे बर्तन डाइनिंग टेबल पर से उठा रही थी। तभी ठकुराइन महेंद्र सिंह को रोकते हुए कहती है, ए जी, क्या हुआ ठकुराइन? वो एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गई। कौन सी बात? वो आपने जो तुलसी का पौधा लगाया था ना, वो सूख गया। क्या कहा? तुलसी का पौधा सूख गया? पर कैसे ठकुराइन, ये कैसे हो सकता है? वो पौधा कैसे सूख सकता है? पता नहीं ठाकुर साहब, कैसे सूख गया। मैं तो हर दिन उसकी पूजा करती थी जैसा आपने कहा था, पर आप फिक्र मत कीजिए, उस तुलसी के पौधे की जगह मैंने नया तुलसी का पौधा लगा दिया है। और जब मैं वहां पर नया पौधा लगाने के लिए खुदाई कर रही थी तो वहां पर मुझे चाबी मिली। ठकुराइन ने अपनी कमर पर बंधे चाबी के गुच्छे में से सोने की तरह चमकने वाली चाबी निकालते हुए कहा। ये तुमने क्या किया ठकुराइन? वहां से चाबी क्यों निकाल ली? सूख गया था तुलसी का पौधा तो सूखे रहने देती, वो जगह खोदने की क्या जरूरत थी? महेंद्र सिंह ने ठकुराइन पर गुस्सा करते हुए कहा। ए जी, आपको तो पता ही है, घर में सूखी तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं, इसलिए मैंने उसकी जगह नया पौधा लगा दिया। आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बल्कि मैंने तो आपकी खोई हुई चाबी भी ढूंढ दी है। पता नहीं किस तिजोरी की चाबी है, देखिए कितनी चमक रही है। ठकुराइन, ये चाबी निकालकर तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये बताओ, ये चाबी निकालते वक्त किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नहीं जी, किसी ने नहीं देखा। चलो महादेव का शुक्र है, इस चाबी का जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, वरना मुसीबत सिर पर बनी रहेगी। इतना कहकर महेंद्र सिंह अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। डाइनिंग टेबल के पास ही तन्वी खड़ी थी, जिसने महेंद्र सिंह और ठकुराइन के बीच की सारी बातें सुन ली थी और वो चाबी भी देख ली थी जो ठकुराइन ने महेंद्र सिंह को दी थी। रात के 11 बज रहे थे और रुद्र के कमरे में अर्जुन, पीयूष, अनन्या, समीर और रुद्र बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार एक बात बता, मैंने तो सुना है कि उल्लू का दिखना शुभ होता है, और यदि उल्लू आपको देखता है तो उसका मतलब होता है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। फिर रुद्र के घर में उल्लू की रोने की आवाज सुनकर उसकी चाची इतना क्यों डर रही थी? समीर ने कहा। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है कि उल्लू दिखने से धन की प्राप्ति होती है,
क्योंकि वो लक्ष्मी देवी का वाहन है। पर क्या तुझे पता है उल्लू से कोई शगुन अपशगुन भी जुड़े हुए हैं? अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? अनन्या ने कहा। हाँ यार सच। कहते हैं कि यदि सपने में आपने उल्लू को देखा है तो इसका मतलब है कि आपको धन मिलने वाला है। यदि रात के वक्त किसी को उल्लू होम की आवाज करता हुआ दिखता है तो वो भी शुभ संकेत है। कहते हैं कि उस व्यक्ति की इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। रोग को लेकर मान्यता है यदि उल्लू किसी रोगी को छूते हुए या उसके ऊपर से निकल जाए तो गंभीर से गंभीर रोग भी दूर हो जाता है। अच्छा, पीयूष ने कहा। उल्लू का बाईं ओर देखना शुभ माना जाता है, लेकिन उल्लू का दाहिनी तरफ देखना या बोलना हमेशा अशुभ माना जाता है। और तुम्हें पता है किसी की छत पर आकर उल्लू का बैठना या आवाज करना भी अशुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर की छत में आकर उल्लू बैठता है उसके घर में या तो कुछ अशुभ होने वाला है या घर के अंदर किसी की मौत होने वाली है। इसका मतलब रुद्र के घर में भी किसी की मौत या कुछ बड़ा अशुभ होने वाला है? पीयूष ने डरते हुए कहा। कुछ कह नहीं सकते यार, अर्जुन ने कहा। यार तुम लोग बातें करो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूं स्वाति कमरे में सोने, वैसे भी वो अकेली है। अनन्या ने उबासी लेते हुए कहा। क्यों, तुझे क्या डर लग रहा है बातें सुनकर? पीयूष ने कहा। पागल हो रहा है क्या मोटे, मुझे क्यों डर लगेगा? भूल गया पिछले साल जब मैं आई थी तो उस चुड़ैल के साथ 3 दिन तक रही थी। अनन्या की बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। यार क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मजाक कर रही थी यार, तुम लोग तो डर ही गए। अनन्या ने हंसते हुए कहा। चलो बाय, मैं जा रही हूं सोने, गुड नाइट। अनन्या ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा। गुड नाइट, रुद्र ने रिप्लाई किया। चलो यार, मैं भी सोने जा रहा हूं, मुझे भी अब नींद आ रही है, समीर ने कहा। चलो फिर सभी सो जाते हैं, रुद्र ने कहा। रुद्र अपने पैरों के पास रखा ब्लैंकेट उठाता है और उसे ओढ़ने लग जाता है। समीर और अर्जुन ने भी अपने ब्लैंकेट खोल लिए थे। वो देखता है कि पीयूष अभी अभी अपनी जगह पर वैसा ही बैठा हुआ था। क्या हुआ मोटे, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? रुद्र ने कहा। यार डर लग रहा है अर्जुन की बात सुनकर, पीयूष ने कहा। यार तू ना बहुत डरता है, सो जा, कुछ नहीं होगा, समझा? और तुझे पता है इस पूरे ब्रह्मांड में एक नियम काम करता है, अर्जुन ने कहा। कौन सा नियम? अट्रैक्शन का नियम। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, और यदि नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, समझा? हाँ भाई समझ गया, अब से पॉजिटिव ही सोचूंगा। गुड नाइट, पीयूष ने अपना ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहा। गुड नाइट, अर्जुन ने कहा। रात के 12 बज रहे थे। तन्वी और कुलदीप अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी। बेड के पास ही खिड़की थी जो बंद थी। अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। हवाएं इतनी तेज चलने लगती हैं कि जिससे खिड़की की छिटकनी नीचे गिर जाती है और खिड़की खुल जाती है। खिड़की से हवा अंदर आने लगती है, जिस कारण खिड़की बंद चालू होने लग जाती है। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था जो हवा के चलने के कारण बार बार हिल रहा था और आवाज कर रहा था। तन्वी गहरी नींद में सो रही थी। तन्वी के बगल में ही कुलदीप सो रहा था। तभी कमरे के अंदर एक औरत की आवाज आने लगती है। उठो तन्वी, उठो, उठो तन्वी, उठो। कमरे के अंदर यह आवाज गूंजने लग जाती है और यह आवाज इतनी गूंज रही थी कि तन्वी की नींद खुल जाती है। तन्वी उठकर बैठ जाती है। यह आवाज कहां से आ रही थी? तन्वी ने खुद से कहा। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं, या फिर सच में आ रही थी? अरे खिड़की किसने खुली रख दी? हो सकता है कि हवा चलने की आवाज हो और मुझे यह आवाज किसी औरत की आवाज की तरह लग रही हो। इतना कहकर तन्वी खिड़की बंद करने के लिए उठ जाती है। तन्वी खिड़की के पास पहुंच जाती है और अपने दोनों हाथों से खिड़की बंद करने लग जाती है। तभी तन्वी को एक आवाज सुनाई देती है। तन्वी, तन्वी। मेरे कान बज रहे हैं या कोई सच में मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है? तन्वी ने खुद से कहा। तन्वी फिर से खिड़की बंद करने लग जाती है। मेरा काम पूरा करो तन्वी, मुझे इस कैद से रिहा करो तन्वी, मेरा काम पूरा करो तन्वी। तन्वी को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी के कानों में यही आवाज गूंजने लग जाती है। मेरा काम पूरा करो तन्वी, मेरा काम पूरा करो। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे तन्वी हिप्नोटाइज हो गई हो। वो खिड़की को खुला ही छोड़ देती है और उस कमरे से बाहर जाने लगती है। जब तन्वी उस कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि हवेली के अंदर ही सारी लाइट बंद थी और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी वो देखती है कि महेंद्र सिंह नीचे ही हॉल में खड़े हुए थे और उन्होंने काले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी। महेंद्र सिंह के बगल में ही लालटेन रखा हुआ था।
वो उस लालटेन को जलाता है और वहां से निकल जाता है। तन्वी भी सीढ़ियों से नीचे उतरती है और महेंद्र सिंह के पीछे पीछे घर के बाहर निकल जाती है। हवेली के बाहर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। महेंद्र ठाकुर लालटेन के उजाले के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था। वो ऐसे ऐसे कदम बढ़ा रहा था जैसे कोई गलत काम करने जा रहा हो। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। तन्वी भी महेंद्र सिंह का पीछा कर रही थी। महेंद्र सिंह बार बार अपने आगे पीछे पलट कर देखता था कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। जैसे वो पीछे पलटता था, तन्वी कहीं ना कहीं छुप जाया करती थी। सुनसान सड़क थी और उस सड़क पर सिर्फ महेंद्र सिंह और तन्वी चल रहे थे। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। झिंगूर के ची ची चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। चलते चलते महेंद्र सिंह अपने खेत तक पहुंच जाता है। तन्वी भी उसी खेत में एक पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। महेंद्र सिंह अपने खेत के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ था। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ उसी खेत में रोशनी हो रही थी क्योंकि महेंद्र सिंह अपने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था। जिस खेत में महेंद्र सिंह खड़ा हुआ था, उस खेत के अंदर तनिष्क की कुटिया बनी हुई थी। महेंद्र सिंह पहले अपने आजू बाजू देखता है, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। जब उसके मन को पूरी तरह तसल्ली हो जाती है कि कोई उसे नहीं देख रहा है, तो वो उस कुटिया के अंदर लालटेन लेकर घुस जाता है। तन्वी भी कुटिया के अंदर घूमने लग जाती है, पर तभी वो सोचती है कि यदि महेंद्र सिंह ने उसे देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो कुटिया के बाहरी पेड़ के पीछे छुप जाती है। तन्वी कुटिया के बाहरी महेंद्र सिंह का इंतजार करने लग जाती है और सोचने लगती है कि आखिर महेंद्र सिंह इतनी रात में यहां पर क्यों आया है। महेंद्र सिंह का इंतजार करते करते तन्वी को बहुत देर हो गई थी, पर महेंद्र अभी तक कुटिया के बाहर नहीं आया था। तन्वी पेड़ के पीछे छुपकर घूर घूर के कुटिया को देख रही थी। तभी महेंद्र सिंह लालटेन लेकर कुटिया के बाहर आ जाता है। महेंद्र सिंह बहुत थका हुआ लग रहा था। जिस हाथ से उसने लालटेन पकड़ा हुआ था, वो हाथ मिट्टी से गंदा हो गया था। उस हाथ पर मिट्टी लगी हुई थी। महेंद्र सिंह अपने आजू बाजू देखता है, कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं। उसके बाद लालटेन लेकर महेंद्र सिंह अपने खेत से चला जाता है। तन्वी अभी भी पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। कुटिया के अंदर जाओ तन्वी, कुटिया के अंदर जाओ। तन्वी को एक औरत की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही तन्वी वो आवाज सुनती है, वो उस आदेश का पालन करने लग जाती है। तन्वी कुटिया के अंदर जाने लगती है। जब तन्वी कुटिया के अंदर घुसती है तो देखती है कि कुटिया के अंदर सिर्फ एक लालटेन रखा हुआ था जो जल रहा था। उस कुटिया के अंदर लालटेन के सिवा कुछ और नहीं रखा हुआ था। तन्वी, मेरा अधूरा काम पूरा करो। तन्वी, अधूरा काम पूरा करो। तन्वी को आवाज सुनाई देने लग जाती है। तन्वी जमीन पर रखी लालटेन उठाती है और झोपड़ी के चारों तरफ देखने लग जाती है। उस झोपड़ी के अंदर से उसे तनिष्क के सिवा और कुछ नहीं मिलता। ढूंढो तन्वी, ढूंढो। तन्वी ने लालटेन लेकर कुटिया का कोना कोना देख लिया था, पर उसे कुछ नहीं मिला था। वो थक जाती है और लालटेन को वापस से उसकी जगह पर रखने लगती है। तन्वी लालटेन नीचे रखी रही थी कि तभी वो देखती है कि जमीन का एक भाग खुदा हुआ दिख रहा था। तभी उसे याद आता है कि महेंद्र सिंह के हाथ में मिट्टी लगी हुई थी। खोदो तन्वी, खोदो, ये जगह खोदो। तन्वी को फिर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी उस लालटेन को नीचे रखती है और अपने हाथों से उस जगह की मिट्टी हटाने लग जाती है। तन्वी गड्ढा खोदने लग जाती है। तन्वी के दोनों हाथ मिट्टी से भर जाते हैं। तन्वी गड्ढा खोद ही रही थी कि उसके हाथ में एक चाबी लग जाती है। वो चाबी सोने की तरह चमक रही थी। वो वही चाबी थी जो ठकुराइन को तुलसी के पौधे के नीचे से मिली थी और उसने वो चाबी महेंद्र सिंह को दे दी थी। महेंद्र सिंह ने अभी अभी वो चाबी कुटिया के अंदर गड्ढा खोद कर छुपा दी थी। मिल गई, मिल गई, मेरी आजादी की चाबी मिल गई। अब मेघ का दूसरा दरवाजा खुलकर ही रहेगा। कमरे के अंदर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी उस चाबी पर लगी मिट्टी साफ करने लग जाती है। उठो तन्वी और अपना अधूरा काम पूरा करो। मुझे आजाद करो यहां से। उठो तन्वी, जल्दी करो। कुटिया के अंदर एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी अपनी जगह से उठती है और उस कुटिया के बाहर जाने लग जाती है। तन्वी ऐसे चल रही थी जैसे उसको किसी ने अपने वश में कर लिया हो।
दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था और उस सुनसान सड़क पर सिर्फ तन्वी चल रही थी। चलते चलते तन्वी मेघ के दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाती है। वही दरवाजा जो दास गांव के पास था। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। खोलो तन्वी, दरवाजा खोलो, अपना अधूरा काम पूरा करो तन्वी, दरवाजा खोलो। एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी ने अपने हाथ में मेघ के दूसरे दरवाजे की चाबी पकड़ कर रखी थी। तन्वी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मेघ के दूसरे दरवाजे पर बहुत सारे मकड़ी के जाले लगे हुए थे। तन्वी उन जालों को हटाती है। तन्वी उस चाबी को मेघ के दरवाजे पर लगे ताले में डाल देती है। जैसे ही तन्वी वो चाबी ताले के अंदर डालती है, आसमान में अचानक से कहीं से ढेर सारी चीलें आ जाती हैं। वो चीलें जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। तन्वी मेघ का दूसरा दरवाजा खोल देती है। जैसे ही तन्वी मेघ का दूसरा दरवाजा खोलती है, एक औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। हा 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 हा। अब मिलेगी सबको मुक्ति, जिस तरह मुझे दिलवाई गई थी। तुम्हारा काम पूरा हुआ तन्वी, अब तुम जा सकती हो। आसमान से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। तन्वी वहां से वापस अपने घर की ओर जाने लगती है। चील और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और मेघ के दरवाजे के ऊपर गोल गोल घूमने लग जाती है। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्ला चिल्लाकर मेघ की चुड़ैल का स्वागत कर रहे हों। तन्वी हवेली के गेट पर खड़ी हुई थी। तभी लालू अपनी झोपड़ी की खिड़की से तन्वी को देखता है। अरे, ये बहुरानी आधी रात में हवेली के गेट के पास खड़े होकर क्या कर रही है? बहुरानी को इतनी रात में हवेली से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लालू ने खुद से कहा। लालू उसी वक्त अपनी झोपड़ी में से बाहर निकल जाता है। बाहर बहुत अंधेरा था, इसलिए उजाले के लिए लालू अपने हाथ में टॉर्च पकड़ लेता है। जब लालू हवेली के गेट के पास पहुंचता है तो देखता है कि तन्वी वहां पर नहीं खड़ी थी। अरे, बहुरानी कहां पर चली गई? लालू ने खुद से कहा। लालू आसपास टॉर्च मारकर तन्वी को ढूंढने लग जाता है। तभी लालू को तन्वी सड़क की ओर जाते हुए दिखती है। अरे, ये बहुरानी इतनी रात में कहां पर जा रही हैं? लालू ने खुद से कहा। लालू आवाज लगाने लग जाता है, बहुरानी, ओ बहुरानी। तन्वी लालू की आवाज नहीं सुनती है और सीधे सीधे आगे बढ़ने लग जाती है। लालू तन्वी का पीछा करने लग जाता है। लालू बार बार तन्वी को पीछे से बहुरानी बहुरानी कहकर आवाज लगा ही रहा था, पर तन्वी उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तन्वी का पीछा करते करते तन्वी और लालू मेघ गांव के दूसरे दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। मेघ का दूसरा दरवाजा लगा हुआ था। तन्वी मेघ के दूसरे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। उसी के पीछे पीछे लालू आ रहा था। अरे, ये बहुरानी इतनी रात में मेघ के दरवाजे के पास खड़े होकर क्या कर रही है? लालू डरते डरते तन्वी के पास जाता है। लालू को तन्वी का चेहरा नहीं दिख रहा था। वो तन्वी से कहता है, अरे बहुरानी, इतनी रात में आप यहां पर क्या कर रही हो? तन्वी लालू की बात का कोई जवाब नहीं देती है। बहुरानी, चलो यहां से, आपको नहीं पता आप किस मौत के दरवाजे के पास खड़ी हो। वो तो अच्छा हुआ दरवाजा बंद है, अगर खुला हुआ होता तो अब तक वो चुड़ैल अपना खेल कर चुकी होती। तन्वी फिर लालू की बात का कोई जवाब नहीं देती है। लालू सोचने लग जाता है कि बहुरानी को क्या हुआ, वो किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। लालू फिर कहता है, बहुरानी, चलो घर चलते हैं, यहां पर ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। लालू तन्वी से बोलते बोलते थक गया था कि चलो घर चलते हैं, पर तन्वी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। वो मूर्ति बनकर मेघ के दूसरे दरवाजे पर खड़ी हुई थी। लालू तन्वी से तंग आ जाता है और गुस्से से कहता है, पगला गई हो क्या बहुरानी जो यहां पर खड़ी हो? घराले काहिले नहीं चलस। तन्वी अपना हाथ उठाती है और मेघ के दरवाजे पर मारती है। मेघ का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है, कर। मेघ का दूसरा दरवाजा खुलता हुआ देखकर लालू डर जाता है और डरते हुए कहता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेघ का दूसरा दरवाजा कैसे खुल गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, अब वो चुड़ैल सबको मार डालेगी। तन्वी अभी भी मूर्ति बनकर दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी। बहुरानी, जल्दी चलो, चलते हैं यहां से, चलो बहुरानी, लालू ने डरते हुए कहा। लालू तन्वी से बात ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर तन्वी के पैर पर पड़ती है। जब लालू तन्वी के पैर देखता है तो वो भौंचक कर रह जाता है। लालू को सांप सूंघ जाता है। तन्वी के पैर देखकर लालू बहुत डर जाता है। तन्वी के पैर उल्टे थे। लालू मन ही मन सोचने लग जाता है, अरे ये क्या, बहुरानी के पैर उल्टे कैसे हो गए? उल्टे पैर तो चुड़ैलों के होते हैं, कहीं ये मेघ की चुड़ैल तो नहीं? अचानक से तन्वी के हाथ धीरे धीरे
टेढ़े होने लग जाते हैं। बहुरानी, यह आपके हाथों को क्या हो रहा है? लालू ने डरते हुए कहा। धीरे धीरे तन्वी के हाथ पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। लालू तन्वी के हाथ पीछे मुड़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि यह कैसे हो सकता है। किसी इंसान के हाथ तो ऐसे पीछे नहीं मुड़ सकते। कहीं मेरे सामने मेघ की चुड़ैल तो नहीं? लालू धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। तन्वी धीरे से अपनी मुंडी पीछे घुमाती है। जब लालू तन्वी का चेहरा देखता है तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पसीने से भीगने लग जाता है। उसके पूरे चेहरे पर पसीनों की बूंद थी। लालू देखता है कि तन्वी नहीं थी, बल्कि उसके सामने मेघ की चुड़ैल छाया खड़ी थी। छाया का चेहरा आधा जला हुआ था। अचानक से उसके कपड़े भी बदल जाते हैं। छाया ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो कहीं से कहीं जली हुई थी। छाया के पेट के ऊपर का हिस्सा जला हुआ था। उसके पेट की जली हुई चमड़ी दिख रही थी। उसके पेट की चमड़ी से उसकी जली हुई साड़ी चिपकी हुई थी जो साफ साफ नजर आ रही थी। तो तुम? लालू ने डरते हुए कहा। हाँ लालू, मैं, छाया ने कहा। तुम आजाद कैसे हो गई? मुझे तो आजाद होना ही था लालू। मौत से कितना भी पीछा छुड़ा लो, पर मौत कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। देखो, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। क्या कहा? तुम्हें छोड़ दूं? क्या उस रात मुझे छोड़ा था जो मैं तुम्हें छोड़ दूं? उस रात तुम भी थे ना, जब तीनों सरपंचों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जलाया था और तुमने ही मेरी साड़ी खींची थी ना, और मेरी ही साड़ी से बांधकर मुझे मुक्ति देने के नाम पर जलाया था। अब मैं मुक्ति दूंगी, पूरे गांव को मुक्ति दिलाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, देखो मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, लालू ने रोते हुए कहा। अचानक से छाया की साड़ी का पल्लू लंबा हो जाता है और वो साड़ी लालू के गले में लिपटने लगती है। लालू का दम घुटने लगता है। लालू अपने दोनों हाथों से कोशिश करने लग जाता है अपना गला छुड़ाने की, पर नहीं छुड़ा पाता। छाया धीरे धीरे लालू के पास बढ़ती है। लालू के पैर कपकपाने लग जाते हैं। छाया लालू के पास जाती है और अपने एक हाथ से लालू की मुंडी पकड़ती है और दूसरे हाथ से लालू की नाभि में अपने हाथ के बीच की उंगली खुसेड़ने लगती है। देखो, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, लालू ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा। साधु साधु साधु, छाया ने कहा। अगले ही पल छाया के एक हाथ में लालू की मुंडी होती है और दूसरे हाथ में लालू की नाभि। लालू की मुंडी और नाभि में से टप 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 खून निकल रहा था और लालू का मरा हुआ शरीर जमीन पर गिरा हुआ था, जो अभी भी छटपटा रहा था। छाया के दोनों हाथ खून से भरे हुए थे। अब मिलेगी सबको मुक्ति। असली कहानी तो अब शुरू हुई है। इतना कहकर छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है। छाया की आवाज पूरे आसमान में गूंजने लग जाती है। सुबह के 8 बज रहे थे। ठकुराइन और तन्वी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। ये लालू पता नहीं सुबह से कहां मर गया। इतना सारा काम बचा है घर पर, लालू का कुछ पता नहीं है। तुमने देखा क्या तन्वी बेटा लालू को? ठकुराइन ने मिर्ची काटते हुए कहा। नहीं मां, मैंने तो नहीं देखा। तन्वी ने उबले हुए आलू छीलते हुए कहा। लालू, अरे ओ लालू, महेंद्र सिंह ने लालू को आवाज लगाते हुए कहा। अरे ठकुराइन, तुमने लालू को कहीं देखा क्या? महेंद्र सिंह ने किचन में आते हुए पूछा। जी नहीं ठाकुर साहब, पता नहीं कहां चला गया सुबह से, ठकुराइन ने कहा। ये लालू भी ना, कहा भी था कि सुबह 8 बजे तैयार हो जाना, जमीन का सौदा करने जाना है, पर पता नहीं कहां पर जाकर मर गया ये। आने दो, आज इसे बताता हूं मैं, महेंद्र सिंह ने कहा। ट्रिंग 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 ट्रिंग, महेंद्र सिंह का फोन बजता है। हेलो, महेंद्र सिंह ने फोन उठाते हुए कहा। हाँ हेलो ठाकुर साहब, हम बोल रहे हैं माखनलाल, फोन के अंदर से आवाज आती है। हाँ माखनलाल जी बोलिए, महेंद्र सिंह ने कहा। जितनी जल्दी हो सके आप ये जो मेघ का दूसरा दरवाजा है ना, जो आपके गांव के पास है, वहां पर आ जाइए। क्या कहा? मेघ के दूसरे दरवाजे के पास? पर क्यों माखनलाल जी? आप यहां पर आइए तो सही, आपको खुद पता चल जाएगा। आप फोन पर ही बता दीजिए ना माखनलाल जी। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर बात कुछ ऐसी है ना कि फोन पर नहीं बता सकते हैं। आप बस जल्दी आ जाइए।
इतना कहकर माखनलाल फोन कट कर देता है। हेलो हेलो माखनलाल जी, मेरी बात तो सुनिए, महेंद्र सिंह ने कहा। क्या हुआ जी? ठकुराइन ने महेंद्र सिंह से पूछा। वो ठकुराइन, माखनलाल ने हमें मेघ के दूसरे दरवाजे के पास बुलाया। क्या कहा? उस मनहूस दरवाजे के पास? पर क्यों जी? पता नहीं, कह रहा है आप यहां पर आ जाइए, आपको खुद सब पता चल जाएगा। सब ठीक तो है ना जी? पता नहीं ठकुराइन, अब ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। कहां सुबह सुबह जाने की तैयारी हो रही है पापा? कुलदीप ने किचन के अंदर आते हुए कहा। कहीं नहीं बेटा, बस पास में ही। क्या हुआ पापा, आपके चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों दिख रही है? कुलदीप ने कहा। क्या कहा टेंशन, वो भी मेरे चेहरे पर? महेंद्र सिंह ने अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहा। वो बेटा बात यह कि माखनलाल का फोन आया था और उसने तुम्हारे पापा को मेघ के दूसरे दरवाजे के पास बुलाया, ठकुराइन ने कहा। पर क्यों माँ? वही पता करने तेरे पापा जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा पापा आपके साथ। नहीं बेटा, तुम क्यों तकलीफ लेते हो, मैं जाता हूं ना और जल्दी वापस आता हूं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है पापा, मैं आपके साथ रहूंगा तो ठीक रहेगा, और वैसे भी इसी बहाने मेरा भी घूमना हो जाएगा, गांव वाले भी देख लेंगे कि सरपंच साहब का बेटा कितना बड़ा हो गया है। कुलदीप ठीक कह रहा है, आप भी इसे अपने साथ ले जाइए ना, इन पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या इल्जाम लगा दें। अरे हम सरपंच हैं, गांव के किसी कोई मजाल है जो हम पर इल्जाम लगाएगा? पर तुम कहती हो तो ठीक है, हम साथ ले जाते हैं कुलदीप बेटे को अपने साथ, जरा चलकर देख कर तो आए कि हुआ क्या है। तो चलिए फिर पापा, चलो। महेंद्र सिंह और कुलदीप वहां से निकल जाते हैं। मेघ के दूसरे दरवाजे के पास बहुत सारी गांव वालों की भीड़ जमा थी। मेघ दरवाजे को चारों तरफ से सील कर दिया गया था कि कोई अंदर ना घुसे, इसलिए मेघ दरवाजे के चारों ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। माखनलाल और अजय भी वहीं पर खड़े थे, दोनों ने अपने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। साहब ये अच्छा नहीं हुआ, माखनलाल ने डरते हुए कहा। हाँ माखनलाल, अच्छा नहीं हुआ, ठाकुर साहब के नौकर लालू को मारकर उस साइको किलर ने अच्छा नहीं किया। साहब मैं लालू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर लालू के बारे में बात नहीं कर रहे तो किस बारे में बात करो माखनलाल? साहब मैं तो मेघ के दूसरे दरवाजे के बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा नहीं हुआ कि मेघ का दूसरा दरवाजा खुल गया। साहब अब देखना मौतें होना शुरू हो जाएंगी, पहले तो सिर्फ बलमा टोला में मौतें हो रही थी, लेकिन अब दास गांव में भी होना शुरू हो जाएंगी। माखनलाल तुम ये सब बोलकर ना कातिल को और बढ़ावा दे रहे हो। नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, वो चुड़ैल अब आजाद हो गई है, उसने लालू को मारकर अपना खेल शुरू कर दिया है। माखनलाल तुमने फिर बकवास करना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती है, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप केस की तहकीकात करो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर लगेगा ना इस बार हाथ में। साहब सुराग तो तब हाथ में लगेगा ना जब कोई कातिल होगा, कातिल तो वो चुड़ैल है, चुड़ैल को भला कोई पकड़ पाया है क्या? माखनलाल फिर अजय ने गुस्से में कहा। माखनलाल अजय से बातें करना छोड़कर आसपास सुराग ढूंढने लग जाता है। साहब लालू की मुंडी मेघ के दरवाजे के ऊपर हमें टंगी मिली, धड़ नीचे मिला, हमेशा की तरह वो उसकी नाभि गायब है। वही माखनलाल, इसका मतलब खून ही सेम है, मारने का बस थोड़ा तरीका बदल गया है, पहले मुंडी निकाल ली गई फिर नाभि। पर साहब किसी के हाथ में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि जो हाथ से किसी की मुंडी निकाल सके? जरा लालू का धड़ और मुंडी देखिए, ऐसा लग रहा है कि खून ने अपने हाथ से खींचकर उसकी मुंडी अलग की हो, किसी चाकू या तलवार का काम तो ये नहीं लगता। अजय जमीन पर पड़े लालू के धड़ के पास जाता है, वहीं पर उसकी मुंडी रखी गई थी। अजय उसकी मुंडी और धड़ को गौर से देखने लग जाता है। लालू की मुंडी और धड़ पर मक्खियां मंडरा रही थीं। अरे ठाकुर साहब आ गए, कोई रास्ता दो, भीड़ में खड़े 2-3 आदमियों ने कहा। महेंद्र सिंह और कुलदीप जिप्सी से उतरकर अजय और माखनलाल के पास जाते हैं। मेघ के दूसरे दरवाजे के पास पुलिस वालों की तहकीकात चल रही थी, जिस कारण महेंद्र सिंह को दिख नहीं रहा था कि मेघ का दूसरा दरवाजा खुला है या बंद। तू क्यों बुलाया आपने हमें सुबह सुबह इंस्पेक्टर अजय? महेंद्र सिंह ने कहा। जरा नीचे पड़ी लाश को गौर से देखिए, क्या आप पहचानते हैं आप इसे? अजय ने कहा। महेंद्र सिंह और कुलदीप नीचे पड़ी लालू की लाश को देखते हैं और उसकी लाश को देखकर चौंक जाते हैं। महेंद्र सिंह को लालू की लाश को देखकर घिन आने लगती है, क्योंकि उसकी लाश पर अभी भी मक्खियां भिन भिना रही थीं। ये तो हमारा नौकर लालू है, इसको किसने मार दिया? महेंद्र सिंह ने कहा। अब वही तो पता करना है ठाकुर साहब, पर जितना हमारा अंदाजा है लालू को भी उसी ने साइको किलर ने मारा है, जिसने रुद्र की मां और बाकी लोगों को मारा है। अजय ने कहा। रुद्र की मां को तो मेघ की चुड़ैल ने मारा था, इसका मतलब लालू को भी मेघ की चुड़ैल ने मारा है। ठाकुर साहब आप ये क्या बात कर रहे हैं, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती है। वैसे ये बताइए, मेघ के दूसरे दरवाजे की चाबी आपके पास थी ना? जी हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मेघ का दूसरा दरवाजा खुल चुका है। क्या कहा? मेघ का दूसरा दरवाजा खुल गया है? हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको मार देगी, कोई नहीं बचेगा, महेंद्र सिंह ने डरते हुए कहा।
पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं और आप इतना डर क्यों रहे हैं? आपको कौन मार डालेगा? कुलदीप ने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डरना तो पड़ेगा ही ना कुलदीप, आखिर अब गड़े मुर्दे जो उखड़ने वाले हैं, अजय ने कहा। गड़े मुर्दे उखड़ने वाले मतलब? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। अब इसका मतलब तो ठाकुर साहब ही तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं। कुलदीप, तुम कहना क्या चाहते हो इंस्पेक्टर? बात को घुमा फिरा के कहने की जगह साफ साफ कहो तो अच्छा लगेगा, महेंद्र सिंह ने कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब जिस चुड़ैल की आप बात कर रहे हैं, कहीं वो कहीं औरत तो नहीं जिसे 19 साल पहले 3 आदमियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जला दिया था? अजय की बात सुनकर महेंद्र सिंह के चेहरे पर पसीना आने लगता है। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप तो टेंशन में आ गए। ये लीजिए पसीना पोंछिए, अजय ने महेंद्र सिंह को रुमाल देते हुए कहा। ये तुम क्या बात करो इंस्पेक्टर अजय, कुलदीप ने कहा। इंस्पेक्टर अजय, गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर होगा कि तुम अपना काम करो, वरना पता नहीं और कितने जिंदा लोग मुर्दा बनकर गड़ जाएं, महेंद्र सिंह ने कहा। मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं ठाकुर साहब, और पुलिस का तो काम है मुजरिम को सलाखों के पीछे भेजना और सबको न्याय दिलाना, चाहे वो फिर शख्स मरा ही क्यों ना हो, अजय ने महेंद्र सिंह की आंखों में देखते हुए कहा। जरा संभल कर न्याय दिलाना इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो न्याय दिलाने के चक्कर में आपके मरने के बाद कोई आपको न्याय ना दिला सके। आप उसकी फिक्र मत कीजिए ठाकुर साहब, किसी की इतनी मजाल नहीं है कि कोई हमारे गिरेबान तक भी पहुंच सके। आप तो अपना ख्याल रखिए, मौत काफी नजदीक आ गई है आपके, कहीं उस चुड़ैल का अगला शिकार आप तो नहीं। अजय की बात सुनकर महेंद्र सिंह बहुत डर जाता है। अरे आप तो डर ही गए, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, बस अफवाह और कुछ नहीं, अजय ने हंसते हुए कहा। इंस्पेक्टर, बेहतर होगा कि मजाक करने की जगह आप अपना काम करें और मुजरिम को पकड़ें, समझे, कुलदीप ने कहा। तो मुझे मेरा काम मत सिखाओ कुलदीप, समझे। लालू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी आपको मिल जाएगी, तब तक आप यहां से जा सकते हैं, अजय ने कहा। ठीक है, कुलदीप ने कहा। महेंद्र सिंह और कुलदीप वहां से जाने लगते हैं। महेंद्र सिंह के मन में अभी भी खौफ बना हुआ था। वो जिप्सी में बैठते हुए मेघ के दूसरे दरवाजे की तरफ देखता है। उसे ऐसा लगता है दरवाजे के ऊपर छाया बैठी हुई है जो उसे देखकर हंस रही है और कह रही हो, अगली बारी तेरी है सरपंच, अगली बारी तेरी है। नहीं नहीं, महेंद्र सिंह ने कहा। क्या हुआ पापा, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? कुलदीप ने कहा। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुम यहां से जल्दी से चलो और मुझे मेघनाथ मंदिर ले चलो। क्या कहा पापा, मेघनाथ मंदिर? पर हम तो घर जाने वाले थे ना। नहीं बेटा, हमें मेघनाथ मंदिर निकलना पड़ेगा, कहीं पुजारी जी के पास पहुंचने में देर ना हो जाए, जल्दी चलो। ठीक है पापा, आप कहते हैं तो मैं मेघनाथ मंदिर ही ले लेता हूं। कुलदीप जिप्सी चालू करता है और वो और महेंद्र सिंह वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में महेंद्र सिंह और कुलदीप मेघनाथ मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। महेंद्र सिंह और कुलदीप मेघनाथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पापा, आप बताएंगे घर जाने की जगह आप मुझे मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? कुलदीप ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। बेटा, जब इंसान की मौत नजर आती है ना, तो भगवान के पास ही आता है, महेंद्र सिंह ने सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। मौत नजर आती है मतलब पापा? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम अभी बच्चे हो, तुम चुपचाप बस मंदिर के अंदर चलो। महेंद्र सिंह और कुलदीप बिना बात किए सीढ़ियां चढ़ने लग जाते हैं। उन दोनों की सीढ़ियां चढ़कर खत्म ही हुई थी कि तभी महेंद्र सिंह देखता है कि आदित्य पुजारी, निर्मल पुजारी और नीरज पुजारी मंदिर के बाहर ही खड़े हुए थे और नीचे की ओर मुंडी करके कुछ देख रहे थे। प्रणाम पुजारी जी, महेंद्र सिंह ने आदित्य पुजारी से कहा। प्रणाम ठाकुर साहब, आदित्य पुजारी ने जवाब दिया। कुलदीप भी तीनों पुजारियों को प्रणाम करता है। क्या बात है पुजारी जी, अक्सर मैं आप तीनों को मंदिर के अंदर देखता हूँ, आज आप तीनों एक साथ मंदिर के बाहर क्या कर रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? महेंद्र सिंह ने कहा। नहीं ठाकुर साहब, हम यहाँ पर किसी का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि देख रहे हैं कि उस चुड़ैल ने अपना खेल शुरू कर दिया है, नीरज पुजारी ने कहा। आपको तो पता ही होगा ठाकुर साहब कि मेघनाथ मंदिर कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय मंदिर है। यह स्वयंभू मंदिर है, इसकी दीवारें ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई हैं और आपको भी पता है कि यहाँ पर आसपास दूर दूर तक कहीं भी ग्रेनाइट पत्थर नहीं पाया जाता है, निर्मल पुजारी ने कहा। हाँ पुजारी जी, मुझे पता है, पर आज ये सब बातें आप क्यों मुझे बता रहे हैं? महेंद्र सिंह ने कहा। वो इसलिए ठाकुर साहब क्योंकि बुराई ने अच्छाई पर जीत हासिल करना शुरू कर दिया है। आपको तो पता ही होगा कि मेघनाथ मंदिर की जो गुंबद है उसकी परछाई जमीन पर नहीं बनती थी, यही इस गुंबद की खासियत थी। और आप अब आसमान में देखिए, सूर्य देवता अपने चरम उत्कर्ष पर हैं, पर गुंबद की परछाई अभी भी दिख रही है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये उस चुड़ैल के प्रकोप के कारण ही हुआ है। उसकी ताकत बढ़ने लगी है और धीरे धीरे पता नहीं कितनी बढ़ जाएगी, आदित्य पुजारी ने कहा। सही कहा पुजारी जी, आपसे तो कोई चीज छुपी ही नहीं है। मेघ गांव का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है और उस चुड़ैल ने दास गांव में पहले व्यक्ति को अपना शिकार भी बना लिया है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा नौकर लालू था।
मेरा बरसों पुराना वफादार नौकर महेंद्र सिंह ने कहा। हमें पता है ठाकुर साहब, आज सुबह ही हमें समाचार प्राप्त हुआ, नीरज पुजारी ने कहा। पर एक बात बताइए, मेघ का दूसरा दरवाजा खुला कैसे? उसके दरवाजे की जिम्मेदारी तो आप ही के पास थी ना, और उसकी चाबी भी आप ही के पास थी, निर्मल पुजारी ने कहा। सही कहा आपने पुजारी जी, उसकी चाबी मेरे पास थी, जो मैंने सुरक्षित छुपा कर रखी थी। तुलसी के पेड़ के नीचे पर वो सूख गया और वहां मेरी पत्नी ने नया तुलसी का पौधा लगाया, तो उसने वो चाबी वहां से निकाल ली, पर फिर मैंने वो चाबी कल ही रात अपने खेत की कुटिया के अंदर गाड़ दी थी, महेंद्र सिंह ने कहा। महेंद्र सिंह की बात सुनकर आदित्य पुजारी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब आदित्य पुजारी अपनी आंखें खोलते हैं तो कहते हैं, इन सब चीजों के पीछे आपके ही घर का कोई सदस्य है। तुलसी के पौधे का सूखना और मेघ का दूसरा दरवाजा खुलना, इस सब बस के पीछे आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति है। क्या कहा? मेरे परिवार का व्यक्ति? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। जी हां, और वो व्यक्ति आपके परिवार में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आया है। मेरे परिवार में तो बस 4 सदस्य हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा कुलदीप और मेरी बहू तन्वी। मेरी पत्नी तो ये सब नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और कुलदीप को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। बची मेरी बहू तन्वी, कहीं वो मेरी बहू तन्वी तो नहीं? महेंद्र सिंह ने हैरानी के साथ कहा। जितना मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूं, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपकी बहू तन्वी ही है, आदित्य पुजारी ने कहा। जब कुलदीप आदित्य पुजारी के मुंह से तन्वी का नाम सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से से कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं पुजारी जी? आपको पता तो है आप क्या बोल रहे हैं? बोलने से पहले जरा सोच तो लीजिए, वो उस घर की बहू और मेरी पत्नी है, वो भला ऐसा क्यों करेगी? मैंने कब कहा कि तन्वी ऐसा करेगी? बल्कि तन्वी से तो वो सब करवाया गया है, आदित्य पुजारी ने कहा। करवाया गया है मतलब? महेंद्र सिंह ने कहा। करवाया गया है का मतलब यह है ठाकुर साहब, याद है आपके घर के रिसेप्शन पार्टी के दिन तन्वी बीच स्टेज से अचानक गायब हो गई थी? हाँ याद है, वो मैं कैसे भूल सकता हूं, महेंद्र सिंह ने कहा। तो आपको यह भी याद होगा कि उसके अगले दिन आप हमारे पास आए थे और हमने अपनी शक्तियों के द्वारा देखकर बताया था कि आपकी बहू को और किसी ने नहीं बल्कि मेघ की चुड़ैल ने ही अगवा किया है। वो किसी के शरीर में प्रवेश करके आई थी, उसके 2-3 दिन बाद ही आपकी बहू आपको वापस मिल गई थी। ये उस चुड़ैल की चाल थी। उसने आपकी बहू को इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो उसके द्वारा मेघ का दूसरा दरवाजा खुलवाना चाहती थी। जब दरवाजा नहीं खुला था तब वो आपके दास गांव में आ सकती थी, पर वहां पर मार नहीं सकती थी किसी को भी, इसलिए उसने तन्वी के हाथों दूसरा दरवाजा खुलवाया। पर यह कैसे हो सकता है पुजारी जी? उस दिन निर्मल पुजारी जी ने जो प्रसाद बहू को खिलवाने के लिए दिया था, वो खुद मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी बहू को खिलाया था। उसे कुछ नहीं हुआ था, और आपने कहा था कि यदि वो चुड़ैल तन्वी के अंदर होगी तो पता चल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि तन्वी के अंदर उस चुड़ैल ने कभी प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि उसने तन्वी को अपने वश में किया था। वशीकरण मंत्रों के द्वारा पूरे 2 दिन तक उस चुड़ैल ने उसके कानों में मंत्र पड़े होंगे, जिससे तन्वी उस चुड़ैल के वश में आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कभी वो चुड़ैल मेघ के अंदर से ही उसे काबू भी करती होगी। उसे सब दिखता होगा कि तन्वी क्या कर रही है। ऐसी उसकी नजर मेघ के दरवाजे की चाबी पर पड़ गई होगी, और वहीं पर उसने तन्वी को आदेश दिया होगा, और तन्वी ने उस आदेश का पालन करते हुए मेघ का दूसरा दरवाजा खोल दिया होगा, आदित्य पुजारी ने कहा। बस बहुत हुआ, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं अपनी पत्नी के बारे में, कुलदीप ने गुस्से में कहा। जब से आया हूं तब से बकवास होने जा रहा हूं आप सब लोगों की। वो पत्नी है मेरी, आपने उसे समझ क्या रखा है? अगर पैसे ही चाहिए तो बोलिए ना, कितने चाहिए मैं देता हूं। या अंधविश्वास के नाम पर मेरी पत्नी को चुड़ैल तो मत बनाइए, कुलदीप ने गुस्से में कहा। ये तुम क्या बोल रहे हो कुलदीप बेटा, शांत हो जाओ, महेंद्र सिंह ने कुलदीप को समझाते हुए कहा। पापा क्या शांत हो जाऊं? तब से ये लोग आपकी बहू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, और आप उन्हें टोकने की जगह सब कुछ चुपचाप सुन रहे हैं। कैसे पापा? बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुक सकता। बेटा ऐसा नहीं बोलते, मैं जा रहा हूं पापा नीचे, आप भी जल्दी आ जाइए, मैं जिप्सी के पास आपका इंतजार करूंगा। इतना कहकर कुलदीप सीढ़ियां उतरने लग जाता है। माफ कीजिएगा पुजारी जी, कि वो मेरा बेटा शहर में रहा है ना, तो उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, महेंद्र सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कोई बात नहीं ठाकुर साहब, हम समझ सकते हैं, आदित्य पुजारी ने कहा। जी अच्छा, फिर मैं निकलता हूँ, आप जल्द से जल्द पंडित सुशलाचार्य से संपर्क कीजिएगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, बस एक हफ्ता और फिर हमारा उनके साथ कांटेक्ट हो ही जाएगा। अच्छी बात है, क्योंकि अब एक वही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, तीनों पुजारियों ने कहा। डॉक्टर माधवी अपने हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी।
उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। डॉक्टर माधवी के हाथ में एक फाइल थी। डॉक्टर माधवी बार बार अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखे जा रही थी। कहाँ रह गया यार, ये कुछ समझता ही नहीं है। यदि किसी ने मुझे इस फाइल के साथ बाहर देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर माधवी ने कहा। डॉक्टर माधवी वहीं पर टहलने लग जाती है। तभी वहां पर एक काले रंग की कार आती है। उस कार के शीशे भी काले थे। वो कार डॉक्टर माधवी के पास आकर रुक जाती है। जैसे ही वो कार रुकती है, डॉक्टर माधवी उस कार के पास चली जाती है। कार के शीशे नीचे होते हैं। कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके गले में सोने की चेन थी और हाथ में सिगार। वो बार बार उस सिगार के कश खींचे जा रहा था। इतनी देर क्यों कर दी आने में, डॉक्टर माधवी ने उस आदमी से कहा। क्या करूं, बहुत दूर से आना पड़ता है, देर हो ही जाती आते आते। तुम्हारे देर के चक्कर में यदि कोई मुझे देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती। अरे तुम्हें कौन देखेगा डॉक्टर माधवी, मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो। वो तो मैं हूं। फाइल कहाँ है नाभी वाले केस की? ये रही मेरे हाथ में। डॉक्टर माधवी ने वो फाइल दिखाते हुए कहा। तो दो ना, पहले मेरा माल तो दो। अरे हाँ, दे रहा हूं। वो आदमी एक लिफाफा निकालकर डॉक्टर माधवी को देने लगता है। उस लिफाफे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत सारे नोट रखे होंगे। डॉक्टर माधवी उस लिफाफे को लेने से मना करते हुए कहती है, अरे ये क्या, वही पुराना दाम बढ़ाओ। तुम्हें कुछ पता भी है ये कितना इलीगल काम है? किसी की पोस्टमार्टम फाइल तुम्हें देना, यदि किसी ने मुझे देख लिया तो मेरा मेडिकल का लाइसेंस तो रद्द होगा ही, साथ में मुझे जेल भी होगी। अब पैसा कमाना है तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा ना। वही तो पैसा कमाना है, इसलिए आज से नाभी वाले केस के दाम बढ़ते हैं। अब एक लिफाफे की जगह 2 लिफाफे लगेंगे। क्या कहा, 2 लिफाफे? जी हाँ, क्योंकि ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा पैसे तो लगेंगे ही ना। वो आदमी गुस्से से डॉक्टर माधवी को देखने लग जाता है। वो आदमी बगल की सीट पर रखा दूसरा लिफाफा उठाता है और दोनों लिफाफे डॉक्टर माधवी को दे देता है। डॉक्टर माधवी उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल दे देती है। इंसान को अपना मुंह उतना ही फाड़ना चाहिए जितना उसे हजम हो सके, कार में बैठे हुए आदमी ने कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं जंगली बिल्ली हूं और मुझे सब हजम हो जाता है। ठीक है, फिर चलता हूं मैं। यदि फिर कोई सा नाभी वाला केस हो तो उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार रखना। हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी अपनी कार चालू करता और वहां से निकलने लगता है। तभी डॉक्टर माधवी हॉस्पिटल जाने के लिए पीछे मुड़ती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उससे थोड़ी दूर माखनलाल खड़ा हुआ था। माखनलाल डॉक्टर माधवी को शक की निगाहों से घूरे जा रहा था। डॉक्टर माधवी टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि कहीं माखनलाल ने मुझे फाइल देते हुए देख तो नहीं लिया। यदि देख लिया होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ब्लैक रंग की कार वहां से चली जाती है। माखनलाल डॉक्टर माधवी के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर माधवी, आप यहां पर क्या कर रही हैं? आपको तो हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए था ना। अरे वो माखनलाल जी, वो एक दोस्त था, उसी से मिलने आई थी। हाँ बताइए ना, कैसे आना हुआ? डॉक्टर माधवी ने बात को पलटते हुए कहा, वो मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आया हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो इंस्पेक्टर अजय लेने वाले थे ना। हाँ, पर वो अभी तक घटनास्थल पर ही हैं। उन्हें आने में देर हो जाती, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अच्छा, ये तो बहुत ठीक किया आपने। चलिए मेरे कैबिन में, वहीं फाइल रखी है, मैं आपको दे देती हूँ। जी चलिए। माखनलाल ने डॉक्टर माधवी के हाथ में पकड़े दोनों पैसों से भरे लिफाफे को देखते हुए कहा। डॉक्टर माधवी और माखनलाल चिरायू हॉस्पिटल के अंदर जाने लग जाते हैं। रुद्र, आयशा, संतोष, स्वाति और रुद्र के सभी दोस्त साथ साथ हॉल में बैठे हुए थे। ए जी, आपने सुना नहीं क्या हुआ ठाकुर साहब के नौकर लालू के साथ? आयशा ने कहा। हाँ आयशा, सुना। गांव वाले कह रहे हैं कि ये उसी मेघ की चुड़ैल का काम है। संतोष ने कहा। उसका नहीं तो फिर किसका काम होगा? जी, एक वही तो है जो लोगों की नाभि गायब करके उन्हें मार देती है। पर आंटी जी, एक बात समझ में नहीं आई, वो चुड़ैल लोगों की नाभि ही अपने पास क्यों रखती है? आखिर में उनका करती क्या है? पीयूष ने कहा। पता नहीं बेटा, वो चुड़ैल उन नाभियों का क्या करती है, पर जो भी करती हो या करने वाली हो, शायद वो कुछ बहुत बुरा करने की फिराक में है। और अब तो मेघ का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है जो दास गांव के पास था। अब तो और शक्तिशाली बन गई है, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। आयशा ने कहा। शुभ शुभ बोलो आयशा, डरो मत, भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। संतोष ने कहा। कब तक भगवान पर भरोसा रखूं जी? जब तक सब खत्म ना हो जाए तब तक। अब नहीं होता सब्र मुझसे, आयशा ने कहा। आप ऐसा मत बोलिए आंटी जी, अनन्या ने कहा। अर्जुन, क्या तूने कभी तंत्र मंत्र की किताब में ये नाभि के बारे में पढ़ा है कि इनसे क्या किया जा सकता है? रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा। इनफैक्ट
मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई चुड़ैल लोगों को मारकर उनकी नाभि गायब कर रही है। अगर वो लोगों के बाल गायब करती तो मान भी लेते कि वो अपनी शक्तियां बढ़ा रही है, पर नाभि गायब करके पता नहीं वो क्या करना चाहती है, अर्जुन ने कहा। सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर बाहर से राम काका आ जाते हैं। राम काका के हाथ में एक झोला था, उस झोले के अंदर कुछ रखा हुआ था। राम काका वो झोला लाकर आयशा को दे देते हैं। आप ले आए राम काका जो मैंने कहा था, आयशा ने कहा। जी छोटी मालकिन, मैं ले आया। ठीक है, फिर आप जा सकते हैं। आप शाम के खाने की तैयारी कीजिए। जी छोटी मालकिन, इतना कहकर राम काका किचन की तरफ चले जाते हैं। आयशा, इस झोले में क्या है? संतोष ने पूछा। इस झोले में वो सामान है जिससे हम अपने घर की उस चुड़ैल की रक्षा कर सकते हैं। आपको तो पता ही है, पंडित सुशलाचार्य जी ने हमारे घर में जो सुरक्षा और रक्षा त्रिशूल लगाया था वो गायब हो गया है। और जितना मुझे लगता है उस हिसाब से जब से वो रक्षा त्रिशूल गायब हुआ है तभी से हमारे घर में अनहोनियां शुरू हुई हैं। वरना आप ही बताइए, इन 18 सालों में कुछ अशुभ हुआ था क्या हमारे घर में कभी? नहीं आयशा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। इसलिए मैंने घर को फिर से रक्षा कवच से बांधने का फैसला लिया है। पर आयशा, तुम कैसे रक्षा कवच से बांधोगी घर को? क्या तुम्हें आता है? हाँ जी, मैं घर को रक्षा कवच से बांध दूंगी। स्वाति बेटा, तू जा और अंदर से सुई धागा लेकर आ। जी माँ, अभी लाई, स्वाति ने वहां से जाते हुए कहा। यार, अभी रुद्र की चाची सुई धागे से क्या करने वाली है? कोई सुई धागे से कैसे रक्षा कवच बना सकता है? पीयूष ने धीरे से कहा। पता नहीं यार, समीर ने धीरे से जवाब दिया। थोड़ी ही देर में स्वाति अपने कमरे से सुई धागा लाकर आयशा को देते हुए कहती है, ये लो माँ। आयशा वो सुई धागा स्वाति के हाथ से लेती है और वो झोला खोलती है जो राम काका ने लाकर दिया था। जब आयशा उस झोले का सामान बाहर निकालती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस झोले के अंदर बहुत सारे पीपल के पत्ते रखे हुए थे। यार, ये तो पीपल के पत्ते हैं, इनसे क्या रक्षा कवच बनेगा? पीयूष ने कहा। आयशा, क्या तुम इससे रक्षा कवच बनाओगी? संतोष ने पूछा। हाँ जी, मैं इन पीपल के पत्तों से ही रक्षा कवच बनाऊंगी। बचपन में मेरी दादी ने मुझे बताया था कि बुरी शक्तियों से बचने के लिए वो पीपल के पत्ते की माला बनाकर घर के दरवाजे पर लगा दिया करती थी, जिससे भूत प्रेत चुड़ैल घर के अंदर नहीं घुस सकते। इन पीपल के पत्तों में बहुत ताकत रहती है, आयशा ने कहा। आंटी जी सही कह रही हैं, शायद तुम्हें पीपल के पत्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, अर्जुन ने कहा। यार, हमें तो बस इतना पता है कि पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, अनन्या ने कहा। आयशा पीपल के पत्तों की माला बनाने लग जाती है। हाँ, एक और चीज ये कि पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं, और ये पहली बार सुन रहे हैं कि पीपल के पत्तों से रक्षा कवच बनाया जा सकता है, समीर ने कहा। यार देखो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, हमारे शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं में पीपल के पेड़ को देवताओं का वास बताया गया है। गीता में तो भगवान कृष्ण ने स्वयं को पीपल के पेड़ का ही स्वरूप बताया है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल के मूल में विष्णु, तने में शिव और जड़ में ब्रह्मा और पत्तों और फलों में सभी देवताओं का निवास करते हैं। पीपल के वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है, जिसके पत्ते कभी समाप्त नहीं होते। ऋग्वेद में पीपल के वृक्ष को देव रूप में दर्शाया गया है। यजुर्वेद में यह हर यज्ञ की जरूरत बताया गया है। अथर्ववेद में इसे देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। पीपल के वृक्ष का उल्लेख बौद्ध पौराणिक इतिहास के साथ साथ रामायण, गीता, महाभारत सभी धार्मिक हिंदू ग्रंथों में है। यार, यदि ऐसा है तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भूतों का निवास होता है? रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए वरना भूत लग जाते हैं, पीयूष ने कहा। इसका भी एक कारण है, वो यह कि भाई देखो, ऐसा है कि इंसान के अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को एक मटकी में एकत्रित कर लाल कपड़े में बांधने के बाद उस मटकी को पीपल के पेड़ से टांगने की एक प्रथा है। उन अस्थियों को घर नहीं लेकर जाया जाता है, इसलिए धारणा बन गई है कि मरने वाले की आत्मा पीपल के पेड़ में वास करने लगती है। पर कहते हैं कि एक अंधविश्वास है, क्योंकि असल में पीपल के भीतर ब्रह्मा का वास है। इसी वजह से मरने के बाद ज्यादातर संस्कार पीपल के वृक्ष के नीचे किए जाते हैं, ताकि आत्मा को मुक्ति मिले और वो बिना किसी भटकाव के स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। पर मैंने तुम्हें बताया था ना कि अंतिम संस्कार की क्रिया के बाद यदि बाकी की विधियां जैसे पिंडदान और श्राद्ध अच्छे से नहीं होता है तो वो आत्माएं धरती लोक पर ही रह जाती हैं। यही कारण है कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत भी होते हैं। इसका मतलब पीपल के पेड़ में भूतों का और देवताओं का दोनों का वास होता है, रुद्र ने कहा। हाँ भाई, दिन में देवताओं और रात में भूतों का। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए, अर्जुन ने कहा।
आयशा ने पीपल के पत्तों की माला बना ली थी। आयशा अपनी जगह से उठती है और दरवाजे के पास जाने लग जाती है। आयशा के पीछे पीछे बाकी सब लोग भी जाने लगते हैं। आयशा दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे, मैं हथौड़ी और कील लाने तो भूल ही गई, आयशा ने खुद से कहा। कोई बात नहीं चाची, मैं ला देता हूँ, रुद्र ने कहा। रुद्र घर के अंदर कील और हथौड़ी लेने चला जाता है। थोड़ी देर में रुद्र हथौड़ी और कील लेकर आ जाता है। आप थोड़ा साइड हो जाइए चाची, मैं कील ठोक देता हूँ, रुद्र ने कहा। नहीं रुद्र बेटा, ये काम घर के किसी औरत को ही करना पड़ता है, आयशा ने कहा। ठीक है चाची, फिर ये लीजिए। रुद्र ने अपने हाथ की कील और हथौड़ी आयशा को देते हुए कहा। आयशा वो कील और हथौड़ी उठाती है और अपने हाथ की पीपल के पत्तों की माला रुद्र को दे देती है। आयशा हवेली के पहले दरवाजे की दीवार पर कील ठोकने लग जाती है। ठक 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 कील ठोकने की आवाज आती है। आयशा ने कील दीवार पर ठोक दी थी। अब वो दूसरी कील दीवार के दूसरे साइड ठोकने लग जाती है। आयशा ने अपने एक हाथ से कील पकड़ कर रखी थी और दूसरे हाथ से वो हथौड़ा उस कील पर मार रही थी। अचानक से आयशा के हाथ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो हथौड़ा आयशा की उंगली पर लग जाता है। आउच! आयशा ने चिल्लाते हुए कहा। ये क्या कर लिया आपने चाची, रुद्र ने कहा। माँ, स्वाति ने आयशा की उंगली अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। राम काका, जल्दी से डिटॉल लेकर आइए, अर्जुन ने राम काका को आवाज लगाते हुए कहा। आयशा, तुम्हें देखकर करना चाहिए था ना, एक काम ठीक से नहीं करती हो। वो तो अच्छा हुआ तुमने जरा तेज हथौड़ा नहीं मारा था, वरना अभी लेने के देने पड़ जाते, संतोष ने कहा। आप रहने दीजिए चाची, मैं लगा देता हूँ कील दीवार पर, रुद्र ने कहा। हाँ आंटी जी, रुद्र सही कह रहा है, आप रहने दीजिए, अनन्या ने कहा। नहीं बेटा, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, शायद ऊपर वाला भी हमारी परीक्षा ले रहा है। आयशा फिर से वो कील बड़ी मुश्किल से अपने हाथ में पकड़ती है और दीवार पर ठोकने लग जाती है। आयशा के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी घर को रक्षा कवच में बांधने के लिए वो कील दीवार के अंदर बड़ी मुश्किल से ठोक देती है। हे देवों के देव महादेव, हमारी रक्षा करना, कहते हुए आयशा पीपल के पत्तों की माला घर के दरवाजे के ऊपर टांग देती है। अब देखती हूँ वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर कैसे प्रवेश करती है। बस बेटा, तुम में से कोई भी अंधेरा होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, अंधेरा होने की क्या बात कर रही हैं? आप बोलो तो मैं दिन में भी बाहर नहीं निकलूंगा, पीयूष ने कहा। नहीं बेटा, दिन की बात अलग है। दिन के वक्त इन चुड़ैलों के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं। रात के वक्त इनकी काली शक्तियों की ताकत बढ़ती है और ये अपना खेल शुरू करती हैं। इसलिए रात को संभल कर रहना, भूल कर भी घर के बाहर कदम मत बढ़ाना। जी आंटी जी, अनन्या ने कहा। शाम के 7 बज गए थे और अजय जिप्सी से कहीं जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। आसमान में पक्षियों का कारवां अपने अपने घर की ओर रवाना हो रहा था। अजय जिप्सी चला ही रहा था कि तभी उसे एक चाय की दुकान दिखती है। अजय चाय पीने के लिए वो जिप्सी वहीं पर रोक देता है। चाय की दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, वहां पर 1-2 ही लोग कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहे थे। अरे भाई, जरा एक कप चाय देना, अजय ने चाय वाले से कहा। जी साहब, अभी कर देता हूँ, चाय वाले ने कहा। अजय जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद चाय वाला उसे एक कप में चाय लेकर देता है। अजय चाय की चुस्कियां लेकर चाय पीने लग जाता है। अजय चाय पी ही रहा था कि तभी वहां पर बिरजू आ जाता है। अजय को देखकर बिरजू कहता है, राम राम बाबू। अरे राम राम बिरजू, और बताओ कैसे हो? अजय ने चाय पीते पीते जवाब दिया। हम तो ठीक है बाबू, आप बताएं आप कैसे हैं? हम भी ठीक है, और बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? बस बाबू, राजू भाई की चाय पीने आ गए। इनकी चाय हमें देवरी से यहाँ तक खींच लाई। आप यहाँ पर कैसे? बस एक केस की तहकीकात के लिए सुराग ढूंढ रहे थे, तो फिर घर जाते थे सोचा चाय पी लेते हैं। बढ़िया, फिर सुराग मिले या नहीं बाबू? कहाँ बिरजू, खूनी बड़ा शातिर है, कभी कोई सुराग छोड़ता ही नहीं है। बाबू, आप वो जो ठाकुर साहब का नौकर है लालू, उसके इसके सुराग तो नहीं ढूंढने गए थे? हाँ बिरजू, उसी का ढूंढने गया था। पर तुम्हें कैसे पता? अजय ने हैरानी के साथ कहा। हमें क्या, आसपास के पूरे गांव वालों को पता है। आखिर अभी वो लालू के ही तो खून की बात सब जगह हो रही है। सुना है मेघ का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है। और बाबू, ये तो शुरुआत है, आगे अब तो और मौतें होने वाली हैं। अजय बिरजू की बात का कोई जवाब नहीं देता है। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि लालू का भी खून उस मेघ की चुड़ैल ने किया है? बाबू, मैं क्या, आप तो खुद बोल रहे हैं कि लालू का खून मेघ के चुड़ैल ने किया है। लगता है आप भी यकीन करने लगे हैं कि मेरे गांव में चुड़ैल भटकती है। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो बिरजू। पर तुम्हें पता है, ये केस ना बहुत अजीब है। ऐसे केस जो आज तक मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखे। कुछ समझ नहीं आ रहा बिरजू कि केस को कैसे सॉल्व किया जाए। उलझ गया हूं मैं पूरी तरह। बाबू, छोटा मुंह बड़ी बात। आज तक ऐसी कोई गुत्थी नहीं है जो सुलझ ना सकी हो। पर कहते हैं ना, वक्त के पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता।
जब वक्त आएगा तब देखना ये सारी गुत्थियां अपने आप सुलझना शुरू हो जाएंगी। पता नहीं बिरजू वो वक्त कब आएगा। जल्द आएगा बाबू, बस थोड़ा और सब्र बनाए रखिए। मेरी दादी कहती थी यदि किसी भी समस्या को खत्म करना है तो उसकी जड़ को पकड़ना होता है, तभी वो समस्या का निवारण हो पाता है। जड़ को पकड़िए साहब, जड़ को पकड़िए। अच्छा आप यहीं बैठिए, मैं अपनी चाय लेकर आता हूं। काफी देर हो गई, अभी तक लाकर नहीं दिया उसने, बिरजू ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा। बिरजू के जाने के बाद अजय के दिमाग में बिरजू की कही गई बात घूमने लगती है। जड़ को पकड़िए बाबू, जड़ को पकड़िए। अजय के दिमाग में बार बार बस यही बात घूम रही थी। अजय सोचने लगता है कि जितने भी खून हुए सभी की नाभि गायब है। गांव वालों का कहना है कि मेघ की चुड़ैल ने वो खून किए हैं। 19 साल पहले एक औरत को मेघ में जला दिया गया जिसका नाम छाया था। गौरी भी मेघ के अस्पताल में काम किया करती थी। रुद्र की मां का खून, लालू का खून मेघ गांव में हुआ। ये सारा कारवां मेघ से ही शुरू किया। इन सभी में एक कॉमन चीज है, जो मेघ है यानी मेघ गांव ही सारे केसेस की जड़ है। हो ना हो मुझे मेघ गांव जाना चाहिए, वहां कुछ ना कुछ तो मुझे जरूर मिलेगा। अजय अपनी जगह से उठता है, चाय वाले के पैसे कटवाता है और बिरजू को ढूंढने लग जाता है। अरे बिरजू कहां चला गया, अभी तो यहीं था, अजय ने खुद से कहा। पता नहीं ये बिरजू भी अचानक कहां गायब हो जाता है। मुझे माखनलाल को फोन करना चाहिए और अभी मेघ गांव निकलना चाहिए। अजय ने जेब में से फोन निकालते हुए कहा। अजय माखनलाल को फोन लगाता है। हेलो माखनलाल, कहां पर हो? अजय ने कहा। साहब घर पर हूं, बस खाना खा रहा था। फोन के अंदर से माखनलाल की आवाज आती है। तो फिर जल्दी से खाना खाओ और मुझे तुम्हारे घर के नीचे मिलो। पर क्यों साहब, कहां चलना है? किसी की शादी में खाना खाने। क्या कहा, खाना खाने? साहब तो आपने पहले क्यों नहीं बताया था? मैं खाना नहीं खाता। पर कोई बात नहीं, मेरे पेट में बहुत जगह है, मैं और खाना खा सकता हूँ। माखनलाल में मजाक कर रहा था, हमें शादी में नहीं बल्कि मेघ गांव में चलना है। क्या कहा साहब, मेघ गांव में? माखनलाल ने हैरानी के साथ कहा। मुझे लगा ही था कि रात के वक्त आपका कॉल आया तो जरूर मेघ गांव में जाने के लिए आया होगा। साहब ये रह रहा है कि आपके दिमाग में क्या चलता है कि आप बार बार मुझे मेघ गांव में ले जाते हैं, ये जानते हुए भी कि वहां पर एक चुड़ैल घूम रही है। माखनलाल मुझे बिरजू मिला था और उससे बात करने के बाद मुझे लग रहा है सारी समस्या की जड़ मेघ में ही है। हमें वहां पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। साहब बिरजू का आपको मिलना और मेघ जाने का आप पर भूत सवार होना मेरे समझ नहीं आता। ये बिरजू बार बार आपको दिख कहां जाता है? माखनलाल तुम ये सब छोड़ो और 15 मिनट में तैयार होकर अपने घर के नीचे मिलो। साहब क्यों आप मुझे मौत के मुंह में ले जा रहे हैं? और वैसे भी अब तो मेघ का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है, वो चुड़ैल और ताकतवर हो गई है। मुझे लगता है इस बार यदि हम मेघ गांव गए तो जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाएंगे। माखनलाल तुम कितनी बकवास करते हो यार, एक बार में तुम्हारे को समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा 15 मिनट में नीचे मिलो तो मिलो, समझे? इतना कहकर अजय फोन कट कर देता है। पर साहब मेरी बात तो सुनिए। तो ये साहब भी ना, जब देखो मुझे मौत के मुंह में ले जाते रहते हैं, माखनलाल ने मुर्गे की हड्डी चबाते हुए कहा। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठे हुए थे और मेघ गांव में पहुंच गए थे। माखनलाल जिप्सी चला रहा था और अजय उसके बगल में बैठा हुआ था। तो साहब फिर कहां पर जिप्सी रोकना है? माखनलाल रोक लो कहीं पर भी, अजय ने कहा। पर वही तो पूछ रहा हूं साहब कि कहां पर रोकूं? एक काम करो, मेघ के स्कूल ले चलो। पर वहां पर तो हम पिछली बार भी गए थे, मुझे नहीं लगता वहां पर हमें कुछ मिलेगा। माखनलाल तुम चलो तो सही। ठीक है साहब। माखनलाल जिप्सी को मेघ के स्कूल की तरफ ले जाने लगता है। कुछ ही देर में वो लोग मेघ के स्कूल पहुंच जाते हैं। अजय जिप्सी से उतरने लग जाता है, पर तभी माखनलाल उसे रोकते हुए कहता है, रुकिए साहब, नीचे कदम मत रखिए। क्यों, क्या हुआ माखनलाल? अजय ने कहा। साहब ये जगह मनहूस है और अब तो मेघ का दूसरा दरवाजा भी खुल गया है। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली हो गई है, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो माखनलाल? ये, माखनलाल ने अपने हाथ का हनुमान जी के गधे वाला ताबीज दिखाते हुए कहा। माखनलाल क्या है सब? तुम्हें पता है ना इन सब चीजों पर मैं भरोसा नहीं करता, फिर भी तुम मुझे ताबीज दे रहे हो। साहब माना आप इन सब बातों को नहीं मानते हैं, पर फिर भी मेरी सहूलियत के लिए आप ये रख लीजिए ना। माखनलाल प्लीज साहब मेरे लिए पहन लीजिए। तुम कहते हो तो मैं इसे पहन लेता हूं माखनलाल, वरना तुम तो जानते ही हो मैं तो इन सब चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। अजय ने वो ताबीज अपने गले में पहनते हुए कहा। साहब आपको नहीं करना है भरोसा मत कीजिए, पर मेरे लिए अपने ताबीज पहन लीजिए, मेरे लिए यही बहुत है, माखनलाल ने कहा।
अजय और माखनलाल जिप्सी से नीचे उतर जाते हैं। मेघ गांव में काफी अंधेरा था, इसलिए अजय और माखनलाल अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लेते हैं। दूर दूर तक सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेघ के स्कूल के मैदान में बरगद के पेड़ का जला हुआ तना लगा हुआ था। जिस बरगद के पेड़ से उस औरत को बांधकर जलाया गया था, माखनलाल बार बार उस जले हुए तने को देखकर डरा जा रहा था। क्या हुआ माखनलाल, कुछ मिला क्या आसपास? नहीं साहब। फिर क्या है? वो साहब मुझे ना डर लग रहा है। क्या कहा? डर लग रहा है? पर क्यों? साहब आप उस चुड़ैल को जहां पर जलाया गया था ना, वहीं पर मुझे ले आए। डर तो लगेगा ही ना। माखनलाल अभी तुमने ही मेरे गले में हनुमान जी का ताबीज पहनाया था ना, ये कहकर कि वो चुड़ैल इससे हमारा कुछ नहीं करेगी। फिर तुम इतना डर क्यों रहे हो जब तुमने ये ताबीज पहना हुआ है तो? साहब जब आप बोट में जाते हैं लाइफ जैकेट पहनकर, तो आपको पता रहता है ना, यदि मैं पानी में डूब गया तो बच जाऊंगा, पर डर तो फिर भी लगता है ना। यदि लाइफ जैकेट ने काम नहीं किया तो वैसे ही मुझे डर लग रहा है। यदि ये ताबीज ने काम नहीं किया तो वैसे मुझे बजरंगबली पर पूरा भरोसा है, वो हर हाल में मेरी मदद करेंगे। पर क्या करूं साहब, मन का मारा हूं, डर तो लगता ही है। माखनलाल तुम भी ना ये डरना और अपनी बकवास बंद करो और ढूंढो, आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे हम केस की तहकीकात को आगे बढ़ा सकते हैं। जी साहब। माखनलाल और अजय फिर से मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे सुराग ढूंढने लग जाते हैं। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में सिवाय मिट्टी के कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मिट्टी सूखी हुई थी, जिस कारण जब हवा चलती थी तो वो उड़ने लग जाती थी और बार बार अजय और माखनलाल की आंखों में घुसने लगती थी। अचानक से पता नहीं अजय को क्या नजर आता है, वो अपने कदम जले हुए बरगद के पेड़ के तने के पास बढ़ाने लग जाता है। साहब आप कहां जा रहे हैं? माखनलाल ने अजय को आवाज लगाते हुए कहा। अजय माखनलाल के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। उस उड़ जाना ठीक नहीं है, वापस आ जाइए, माखनलाल ने अजय को रोकते हुए कहा। पर अजय नहीं रोकता है और बरगद के पेड़ के जले हुए तने के पास चला जाता है। बरगद के जले हुए तने के पास जाकर अजय उस तने के चारों तरफ टॉर्च मारने लग जाता है। साहब आप क्या कर रहे हैं? उस बरगद के पेड़ के जले हुए तने के पास, यहाँ वापस आइए, अगर वो चुड़ैल आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। अजय फिर माखनलाल की बात का कोई जवाब नहीं देता है। अजय अपने हाथ से बरगद के जले हुए तने को छूने लगता है। वो बरगद का तना पूरी तरह काला और गीला था। जब माखनलाल देखता है कि अजय बरगद के पेड़ को हाथ लगा रहा है तो वो बहुत डर जाता है और कहता है, साहब आप ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं है। आप इस मनहूस पेड़ को क्यों हाथ लगा रहे हैं? इस गांव के साथ ये पेड़ भी शापित हो गया है। साहब इसे हाथ मत लगाइए। अजय माखनलाल की बात नहीं सुनता है और दोबारा से बरगद के जले हुए तने को छूता है। अजय को कुछ अजीब सा लगता है। माखनलाल जरा यहां पर आना, अजय ने माखनलाल को आवाज लगाते हुए कहा। नहीं नहीं साहब, मुझे नहीं आना उस मनुष्य पेड़ के पास। माखनलाल आओ तो सही, तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या कहा दिखाना है? पर आपको क्या दिख गया उस जले हुए तने के पास? माखनलाल ने कहा। आओ तो सही पहले यहां पर, तभी तो दिखाऊंगा। ठीक है साहब, आता हूं। माखनलाल डर डर के बरगद के जले हुए तने के पास जाने लगता है। माखनलाल डर डर के बरगद के जले हुए तने के पास बढ़ा जा रहा था। माखनलाल बरगद के जले हुए तने के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ साहब, आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया? आपके हाथ में कोई सुराग लगाया क्या? माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल जरा इस पेड़ के तने को हाथ तो लगाओ। नहीं नहीं साहब, मैं नहीं लगाऊंगा, माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल लगाओ तो सही, कुछ नहीं होगा, मैंने भी तो लगाया था ना अभी। और वैसे भी तुमने तो बजरंगबली का लॉकेट पहन कर रखा है ना, तो फिर इतना डर क्यों रहे हो? बजरंगबली का नाम लो और लगाओ हाथ। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, कहते हुए माखनलाल उस जले हुए बरगद के तने को छूने लगता है। उस जले हुए बरगद का तना काला हो चुका था। जब माखनलाल उस बरगद के तने को छूता है और वो शॉक्ड हो जाता है। माखनलाल कुछ अजीब लगा? अजय ने कहा। हाँ साहब, इस जले हुए बरगद के पेड़ का तना तो गीला है। माखनलाल अब जरा इसकी खुशबू सूंघ कर देखो। माखनलाल अपना हाथ अपनी नाक के पास ले जाने लगता है। जब माखनलाल अपने हाथ की खुशबू सूंघता है तो और हैरान हो जाता है। साहब इसमें से तो मिट्टी के तेल की खुशबू आ रही है। वही माखनलाल, कितनी अजीब बात है ना, ये गांव 19 साल से बंद है और बरगद के तने पर मिट्टी का तेल गिरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है साहब, क्योंकि आपको पता नहीं, वो छाया के ऊपर ना मिट्टी का तेल डालकर उसे जलाया गया था। सिर्फ ये बरगद का पेड़ नहीं, ये पूरा गांव ही मायावी है साहब, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। माखनलाल यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा कि बरगद के पेड़ का तना कैसे मिट्टी के तेल से भीगा हुआ है और तुम अभी भी अपनी बकवास कर रहे हो। साहब
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते हैं। माखनलाल, आज तक दुनिया में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है जिसका जवाब ना हो। बस सवाल का जवाब ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। ढूंढो माखनलाल, यहां पर आसपास जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। माखनलाल और अजय फिर से अपने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे आप पास कुछ सुराग ढूंढने लग जाते हैं। दोनों को ही मेघ गांव के अंदर सुराग ढूंढते ढूंढते 1 घंटा हो गया था, पर उन्हें कुछ नहीं मिला था। माखनलाल चलते चलते बहुत थक गया था। बस साहब, अब और मुझसे नहीं चला जा सकता, अब वापस चलते हैं ना। ठीक है माखनलाल, शायद तुम ठीक कह रहे हो, इस गांव में अब कुछ बचा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई सुराग हमारे हाथों में लगेगा। चलो चलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था साहब कि हमें इस गांव में कुछ नहीं मिलेगा, पर आप मेरी बात मानते कहां हैं। अजय और माखनलाल जिप्सी के पास जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। माखनलाल जिप्सी चला रहा था और अजय उसके बगल में बैठा हुआ था। कौन से रास्ते से चलूं साहब? माखनलाल ने जिप्सी चलाते हुए कहा। ये मेघ के दूसरे दरवाजे से चलो जो दास गांव के पास है, यही रास्ता पास में पड़ेगा ना? हाँ साहब, सही कहा, यही पास पड़ेगा। माखनलाल जिप्सी चला रहा था और अजय उसके बगल में बैठा हुआ था। वो दोनों मेघ के दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक से जिप्सी के टायर के नीचे एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है, जिससे जिप्सी का बैलेंस बिगड़ जाता है और माखनलाल स्टीयरिंग संभाल नहीं पाता है। जिप्सी दाएं बाएं होने लगती है। जिप्सी किसी भी वक्त पलटने वाली थी, पर माखनलाल जल्दी से जिप्सी के स्टीयरिंग संभाल के जिप्सी को पलटने से बचा लेता है और ब्रेक लगा देता है। क्या कर रहे हो माखनलाल, देख कर चलाओ ना जिप्सी, अजय ने कहा। साहब, मैं तो अच्छे से ही चला रहा था, पता नहीं अचानक से कहां से टायर के नीचे पत्थर आ गया और वो पत्थर मुझे दिखा भी नहीं। कोई बात नहीं, पर जरा नीचे उतर कर देख तो लूं, कहीं टायर तो नहीं पंचर हो गया, और गलती से भी हो गया होगा तो दिक्कत हो जाएगी, अजय ने जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। शुभ शुभ बोलिए साहब, अगर जिप्सी गलती से भी पंचर हो गई ना तो इतनी रात में कहां पर कोई मैकेनिक मिलेगा, और मेरा गांव तो पहले से सुनसान पड़ा हुआ है। मैं अपनी पूरी रात इस खौफनाक गांव में नहीं बिता सकता हूं, माखनलाल ने जिप्सी से नीचे उतरते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ जिप्सी का टायर पंचर नहीं हुआ, वरना दिक्कत हो जाती, अजय ने नीचे झुकते हुए जिप्सी के चारों टायर देखते हुए कहा। अब चले साहब, मुझे जल्द से जल्द इस मनहूस गांव से निकलना है। हाँ माखनलाल, चलो। माखनलाल जिप्सी में जाकर वापस बैठ जाता है। अजय भी जिप्सी में बैठने ही वाला था कि तभी वो जिप्सी में बैठते बैठते रुक जाता है। क्या हुआ साहब, आप जिप्सी में बैठ क्यों नहीं रहे हो? माखनलाल ने कहा। अजय माखनलाल की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और वो अपनी नाक से कुछ सूंघने लग जाता है। अजय को कुछ सूंघता हुआ देखकर माखनलाल हैरानी के साथ कहता है, साहब, ये आप हवा में क्या सूंघ रहे हो? माखनलाल, जरा हवा में सूंघ कर देखो, किसी मरे हुए इंसान की बदबू आ रही है। अजय ने फिर से हवा में कुछ सूंघते हुए कहा। क्या कहा साहब, मरे हुए इंसान की बदबू? माखनलाल ने डरते हुए कहा। हाँ माखनलाल। माखनलाल भी हवा में कुछ सूंघने लग जाता है। हाँ साहब, आप सही बोल रहे हैं, मरे हुए इंसान की बदबू आ रही है। इसका मतलब ये कि मेघ गांव में भी किसी और की लाश है। हाँ माखनलाल, मेघ गांव में एक और लाश है। पर किसकी साहब? अब उस चुड़ैल ने किस अपना शिकार बना लिया? पता नहीं माखनलाल, अब वो तो तभी पता चलेगा जब हम लाश के पास पहुंचेंगे। जरा सूंघो और पीछा करो कि लाश की बदबू कहां से आ रही है। जी साहब। अजय और माखनलाल उस बदबू को सूंघने लगते हैं और जहां से वो बदबू आ रही थी उस ओर जाने लगते हैं। रास्ते में बहुत अंधेरा था, ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे बदबू बहुत तेज आने लग गई थी। माखनलाल और अजय बीच चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। साहब, इस चौराहे पर आकर तो बदबू की गंध आना और तेज हो गई है, माखनलाल ने कहा। हाँ माखनलाल, और बदबू इतनी तेज आ रही है कि समझ नहीं आ रहा कि किस साइड से बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से बदबू आ रही है, अजय ने कहा। बिल्कुल सही कहा साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस साइड जाएं। वही माखनलाल, कुछ नजर भी नहीं आ रहा अंधेरे में, अजय ने अपने मोबाइल का टॉर्च आसपास मारते हुए कहा। अजय और माखनलाल दोनों अपने मोबाइल का टॉर्च आसपास मारने लग जाते हैं। माखनलाल, वो देखो, अजय ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा। क्या साहब? वो देखो, वहां पर किसी का घर है। साहब, अब गांव के अंदर है तो घर तो हो गई ना। माखनलाल, घर तो होंगे ही, पर एक बात नोटिस करो, हम बीच चौराहे पर खड़े हैं, आसपास सिवाय इस घर के कोई और दूसरा घर भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ साहब, बात तो सही है, पर यह घर कुछ अलग ही लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि एकदम अलग ही कोने में घर क्यों बना है। एक और बात, गांव में सारे घर मिट्टी के हैं, यही घर है जो सीमेंट का बना हुआ है। माखनलाल, मुझे तो लगता है इस घर के अंदर ही कुछ गड़बड़ है। सही कहा साहब, चलिए चलकर देखते हैं। चलो। अजय और माखनलाल उस घर की ओर जाने लगते हैं।